नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिशन दृष्टि के बारे में। भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि जिसकी चर्चा वैश्विक स्तर पर है। वैश्विक स्तर पर मिशन दृष्टि को सराहा जा रहा है क्योंकि भारत ने यह कारनामा पहली बार किया है और भारत दुनिया का पहला देश है जिसने ऑप्टोसार यानी ऑप्टिकल और सिंथेटिक एपर्चर रडार टेक्नोलॉजी को एक साथ इंटीग्रेट करके एक सैटेलाइट को भेजा है। सैटेलाइट जो कि विदेशी सहायता से यानी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की सहायता से भेजा गया, लेकिन जो सैटेलाइट बनाया गया है उस सैटेलाइट को भारत के एक स्टार्टअप गैलेक्स आई के द्वारा डेवलप किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस पर बधाइयां दी हैं वैज्ञानिकों को, और वैज्ञानिकों को नवाचार के लिए जिस तरीके से उनका जुनून है उसके लिए सराहना की है। तो देखिए, ये मिशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? इस मिशन के तहत ये कहा जा रहा है कि भारत अब उन देशों में शामिल हो जाएगा जो एक छोटे से स्तर पर भी निगरानी करने में सक्षम होंगे। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे जैसे सैटेलाइट जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के तहत भेजे जाते हैं, उनमें भारत एक बहुत ज्यादा बढ़त बनाने वाला है। यानी एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि मिशन दृष्टि जो सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट एक प्रकार का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिनको हम कहते हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह जो जनरली लो अर्थ ऑर्बिट में भेजे जाते हैं और अपने सेंसर और कैमरों या रडार की सहायता से पृथ्वी का अवलोकन करते हैं, पृथ्वी के बारे में जानकारी जुटाते हैं। उन्हीं सैटेलाइट्स के तहत ये सैटेलाइट भी आता है। लेकिन इस सैटेलाइट में कुछ खास बातें हैं। खास बात ये है कि एक तो ये हमारी एक प्राइवेट स्टार्टअप के द्वारा डेवलप किया गया है और अब तक का किसी प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरी बात, इसमें पहली बार, दुनिया में पहली बार जो तकनीक डेवलप की गई है वो है ऑप्टोसार। अब ये ऑप्टोसार तकनीक क्या है, इसको तकनीकी विश्लेषण के साथ विस्तार पूर्वक समझेंगे। इस सैटेलाइट की और तकनीकी विशेषताएं क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है, भारत के हम कह सकते हैं रणनीतिक और सामरिक रूप से इस सैटेलाइट की क्या उपयोगिता होगी, महत्व क्या है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, यहाँ अगर आप खबर देखेंगे तो मोस्टली जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके द्वारा इसको छापा गया है। द हिंदू की खबर देखिए आप, गैलेक्स आई लॉन्चेज मिशन दृष्टि। मिशन दृष्टि मिशन दृष्टि जो है उसके बारे में बात यहां पर हो रही है। इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेटली डेवलप्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। एक प्रकार का पृथ्वी का जो अवलोकन करते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। और लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भारत का सबसे बड़ा सैटेलाइट अब तक का माना जा रहा है। इसी को आप देखिए, यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया की इस न्यूज को देखें। यहाँ पर कहा गया है कि बेंगलुरु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई प्लेस्ड इट्स फर्स्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट। यानी जो गैलेक्स आई जो स्टार्टअप है उसका ये पहला कॉमर्शियल सैटेलाइट है जिसका नाम रखा गया है दृष्टि, और इसको ऑर्बिट में स्थापित किया गया फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा जो कि स्पेस एक्स कंपनी का है। तो यहाँ पर आपको सवाल थोड़ा सा दिमाग में ये भी आएगा कि सर, हमारे पास में जब सारी क्षमताएं हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में, इसरो हमारी जो स्पेस एजेंसी है वो बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रही है, तो हमें स्पेस एक्स की क्या आवश्यकता पड़ी, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। अच्छा, ये यहां पर दावा किया जा रहा है कि वर्ल्ड फर्स्ट ऑप्टोसार सैटेलाइट, यानी ये दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट है। ऑप्टोसार सैटेलाइट क्या होते हैं उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहां पर कहीं ना कहीं ये आपको दिख रहा होगा कि भारत ने कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड बनाया है, दुनिया में पहली बार कोई काम किया है। और भारत की निगरानी की बात करें, हम सर्विलांस की बात करें, उसके तहत इस सैटेलाइट को बहुत इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। कैसे है उस पर चर्चा करेंगे, एक एक करके सारे बिंदुओं पर आइए। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये सैटेलाइट बनाया किसके द्वारा गया है। तो जैसा कि मैंने कहा, गैलेक्स आई एक स्टार्टअप है, स्पेस स्टार्टअप जो कि भारत में ही शुरू किया गया। और भारत के वैज्ञानिक जो हैं, वो भारत के वैज्ञानिक कौन से हैं? आईआईटी मद्रास के कुछ छात्र थे, उन्होंने मिलकर एक टीम बनाई और उस टीम के द्वारा ही इसे डेवलप किया गया है। अब ये कह सकते हैं कि ये स्वदेशी तकनीक की एक मिसाल है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इसको डेवलप किया गया है। दूसरी बात, यहां पर देखिए कि लगभग
190 केजी के आसपास का ये सैटेलाइट है, जो किसी भी प्राइवेट सेक्टर या स्टार्टअप के द्वारा विकसित किया गया अब तक का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो कहते हैं कि अंतरिक्ष यात्रा में ये एक बड़ा मील का पत्थर है। देश के युवाओं की नवाचार क्षमता, राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके जुनून का प्रमाण दर्शाता है। यानी इसको आप कह सकते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी काफी सराहना हुई है। और यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि ये जो सैटेलाइट है, इस सीरीज का पहला सैटेलाइट है। ऐसा नहीं है कि ये सैटेलाइट यानी एक ही सैटेलाइट पर ये कदम रुक जाएगा। ऐसे 10 सैटेलाइट टोटल भेजे जाएंगे, यानी पहला सैटेलाइट है, 9 और भेजे जाएंगे, यानी एक पूरा कॉन्स्टलेशन यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ सैटेलाइट भेजा जाएगा, स्थापित किया जाएगा। और ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि ये सारे 10 के 10 सैटेलाइट जो हैं वो मिलकर पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन कर सके। और ऐसा होने से यहां पर यह दावा किया जा रहा है कि जब ये 10 के 10 सैटेलाइट सक्रिय हो जाएंगे तो पृथ्वी के किसी भी स्थान की हर 12 घंटे में तस्वीरें उपलब्ध कराने में सक्षम हो जाएंगे। यानी हमारे पास में वो रियल टाइम डेटा होगा अर्थ का, पृथ्वी के हर कोने का, जो अब तक हम विदेशी निर्भरता यानी विदेशी जो कंपनियां थी या फिर एजेंसी थी उन पर हम निर्भरता दिखाते थे, अब हम यहाँ खुद जो है इसको डेटा को प्राप्त कर पाएंगे। बल्कि दुनिया के दूसरे देश जिनको ये डेटा की आवश्यकता है उनको भी हम बेच पाएंगे ये डेटा। तो ये एक कहानी है, एक शुरुआत है। आगे क्या होने वाला है उस पर हम एक कह सकते हैं, एक अच्छी उम्मीद जता सकते हैं। कुछ तकनीकी विशेषताओं के बारे में बात करें सैटेलाइट की, तो जैसा कि मैंने कहा ऑप्टिकल और सिंथेटिक एपर्चर रडार का फ्यूजन है ये, यानी दोनों को मिलकर डेवलप किया गया है। इसी पर मैं आ रहा हूं। सबसे बड़ी चीज इसी का ये है, ये तकनीकी विशेषता, इसको हम विशेषता समझेंगे। इसका वजन जो है 190 केजी के आसपास है। रिजोल्यूशन की अगर बात करें 1.8 मीटर, फ्यूज डेटा जो है वो 1.8 मीटर का रेजोल्यूशन पर प्राप्त होगा। और सिंथेटिक एपर्चर रडार मोड में जब ये काम करेगा तो 0.9 मीटर का रेजोल्यूशन देगा। सेंसर टाइप जो है इसमें कौन कौन से हैं? एक्स बैंड का सिंथेटिक एपर्चर रडार लगा है और 7 बैंड मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर एमएसआई इसमें लगाए गए हैं। 24x7 दिन और रात में सभी मौसमों में ये निगरानी करने वाला आपका सैटेलाइट है और स्वदेशीकरण की एक मिसाल है। इसे हमने लॉन्च किया स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से। और ये स्पेस एक्स का एक मिशन है ट्रांसपोर्टर 11 मिशन, उसके तहत इसको भेजा गया। कहां से भेजा गया? कैलिफोर्निया में वेंडरवर्ग स्पेस फोर्स बेस है जो कि स्पेस एक्स के द्वारा संचालित किया जाता है, वहां से इसको लॉन्च किया गया है। अब देखो यहां चीज समझो कि इस सैटेलाइट के बारे में जो सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे बड़ा दावा जो किया जा रहा है वो है ऑप्टोसार तकनीक। अब इस ऑप्टोसार तकनीक के बारे में बात करते हैं। देखो सुनो, एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो सैटेलाइट होते हैं, जैसे कि मैं ये कहूं, जैसे मान लो ये अर्थ है। अब ये जो सैटेलाइट है ये लो अर्थ ऑर्बिट में सेंड किए जाते हैं, भेजे जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट की हाइट होती है लगभग 500 किलोमीटर से या 400 किलोमीटर से, मान लीजिए 400 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर के आसपास। और ये जो सैटेलाइट है लगभग 90 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा करते हैं। 90 मिनट में ये सैटेलाइट पृथ्वी की एक परिक्रमा करते हैं और ये ध्रुवों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी इनकी जो ऑर्बिट होती है वो पोलर ऑर्बिट होती है। इनको कहते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये पृथ्वी के नजदीक वाली कक्षा में है, ऑर्बिट में है, तो पृथ्वी की जो इमेजिंग है, पृथ्वी का जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अब पृथ्वी की इमेजिंग या पृथ्वी का जो ऑब्जर्वेशन है वो किसकी सहायता से किया जाएगा? इनमें सेंसर लगाए जाते हैं, इनमें कैमरे लगाए जाते हैं और इनमें रडार लगाए जाते हैं। लेकिन जनरली होता क्या आया है अब तक कि या तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टेक्निक का उपयोग किया जाता है या सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किया जाता है। यानी एक सैटेलाइट के अंदर या तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टेक्निक लगाई जाती थी या फिर सिंथेटिक एपर्चर रडार लगाए जाते थे। दोनों एक साथ आज तक कभी भी किसी भी देश ने नहीं यूज किए हैं, यानी दोनों को एक साथ इंटीग्रेट कभी भी नहीं किया गया। और लेकिन यहां पर आप कह सकते हैं कि ये दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट है। इसका मतलब इसमें आपने ऑप्टिकल और सिंथेटिक एपर्चर रडार जो टेक्निक है दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करके भेजा है। और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। इसे सिंक फ्यूज्ड ऑप्टोसार तकनीक कहते हैं। जब दोनों को मिला दिया जाता है तो इसको कहा जाता है सिंक फ्यूज्ड ऑप्टोसार। इसका मतलब इलेक्ट्रो ऑप्टिकल
टेक्निक और सिंथेटिक एपर्चर रडार टेक्निक दोनों को आपने फ्यूजन करा दिया, दोनों को जोड़ दिया और फिर आपने सैटेलाइट भेजा। अब इससे क्या फायदा होगा समझिए। एक्चुअल में होता क्या है कि कई बार इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जो टेक्निक है, यानी उससे जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत यूजफुल होता है, वो बहुत सही रहता है। लेकिन कई बार ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टेक्निक फेल हो जाती है। कब फेल होती है उस पर भी बात करेंगे। वहां सिंथेटिक एपर्चर रडार काम आता है। अगर दोनों तकनीकें एक साथ काम कर रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऑल टाइम डेटा प्राप्त होगा। तो कई बार मौसम खराब होता है, बादलों की स्थिति होती है, धुंध आ जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो उस समय इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जो आपके सेंसर्स हैं वो काम नहीं करते हैं। अब इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और सिंथेटिक एपर्चर जो सेंसर्स हैं या रडार है, उनमें अंतर क्या है समझिए। सबसे पहले हम बात करें ऑप्टिकल सेंसर्स की बात करें। ऑप्टिकल सेंसर को आप एक तरीके से एक हाई क्वालिटी का आप डिजिटल कैमरा मान सकते हैं। ये हाई हाई क्वालिटी का जो डिजिटल कैमरा है या सेंसर है, इसका जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल यानी प्रकाशीय सेंसर है। प्रकाशीय सेंसर का मतलब हो गया ये कौन से स्पेक्ट्रम का उपयोग करेगा, ये सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होता है। यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो जब आता है तभी ये सेंसर काम कर पाते हैं। साथ में विजिबल लाइट के साथ में एक स्पेक्ट्रम अवरक्त तरंगों का भी है, ठीक है। जैसे कि जो विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट के बाद जो है वो कौन सी तरंगें आती है, इंफ्रारेड, फिर आती है माइक्रोवेव। तो इंफ्रारेड और विजिबल लाइट इन दोनों स्पेक्ट्रम का उपयोग कर सकता है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, ठीक है। लेकिन ये कब कर सकता है, जब सूर्य का प्रकाश आ रहा होगा। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी की सतह पर गिरता है और ये रिफ्लेक्ट होकर जब इन कैमरों के पास में पहुंचता है तो ये कैमरे इसको कैप्चर करते हैं और उसके आधार पर पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश नहीं आया, कब नहीं आएगा, या तो रात में नहीं आएगा, अंधेरे में नहीं आएगा, बादल छाए हुए हैं, धुंध छाई हुई है, तो उस समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा। तो नहीं पहुंच पाएगा तो ये कैमरे जो है, ये सेंसर जो हैं वो बेकार हो जाते हैं। ये पैसिव सेंसर हैं। पैसिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये किसके प्रकाश पर डिपेंड कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर कर रहे हैं। तो जो रंगीन तस्वीरें, जो डिजिटल जो इमेज, जो हाई रेजोल्यूशन की जो इमेज थी, जो ये सेंसर भेज रहे थे, अब उनका भेजना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पर प्रकाश नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये पैसिव सेंसर या डिजिटल कैमरे जो हैं वो तभी तक काम करते हैं जब तक यहाँ सनलाइट मौजूद है, विजिबल लाइट मौजूद है। तो दिन के समय साफ आसमान में प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं, लेकिन धूल, कोहरा या बादल इसकी दृष्टि को बाधित कर देते हैं। ऐसे समय में ये सेंसर काम नहीं करेंगे। तो इसका जो इलाज है या इसका उपाय जो है वो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन्होंने एक्टिव सेंसर बनाए। एक्टिव सेंसर जिनको हम सिंथेटिक एपर्चर रडार कह रहे हैं। सिंथेटिक एपर्चर रडार जो है वो माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं, सूक्ष्म तरंगों का। जैसे कि मैंने कहा था विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद कौन सी है, माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव पल्स पर आधारित ये एक्टिव सेंसर हैं। ये माइक्रोवेव खुद रिलीज करते हैं, यानी किसी सूर्य के प्रकाश या कोई दूसरे जो ऑब्जेक्ट हैं उनसे निकलने वाली तरंगों पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये खुद सेंसर जो है माइक्रोवेव छोड़ते हैं। और माइक्रोवेव जब छोड़ते हैं तो वो माइक्रोवेव पृथ्वी की सतह से टकराती हैं और फिर जब वापस लौट कर जाती हैं तो उसके द्वारा ये ऑब्जर्वेशन किया जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सर इसको सिंथेटिक एपर्चर क्यों कह रहे हैं। सिंथेटिक एपर्चर इसलिए कह रहे हैं, एक्चुअल में ये जो एंटीना होते हैं इनमें विशेष प्रकार के एंटीना होते हैं इन सैटेलाइट्स के अंदर। ये एंटीना आकार में तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन सैटेलाइट जब बहुत तीव्र गति से चल रहा है तो ये एंटीना एक बहुत बड़े एंटीना के रूप में कार्य करने लगता है। यानी इसका वास्तविक आकार बहुत छोटा है, लेकिन सैटेलाइट के साथ ये बहुत स्पीड से घूम रहा है तो एक बहुत बड़े एंटीना की तरह ये कार्य करता है, क्षमताएं इसकी बढ़ जाती हैं। इसलिए इसको कहते हैं सिंथेटिक एपर्चर। और सिंथेटिक एपर्चर चूंकि माइक्रोवेव तरंगों पर आधारित है और माइक्रोवेव तरंगें इसके खुद के द्वारा जनरेट की जाती हैं, तो ये चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे अंधेरा हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे खराब मौसम हो, धुंध हो, कैसी भी स्थिति हो, हर समय ये कार्य करने में सक्षम होगा। पृथ्वी की इमेज जो है दिन में भी ये देगा और रात में भी आपको वैसे ही उपलब्ध कराएगा। घने बादल हैं तो भी ये उपलब्ध कराएगा, धुआं है, बारिश है, कोई सी भी स्थिति हो उस समय ये काम करेगा। अब हमने क्या किया, हमने ये किया, क्या किया कि इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। यानी आपको दिन के समय इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर भी इमेज दे रहे हैं
और सिंथेटिक एपर्चर रडार भी दे रहा है। लेकिन रात्रि के समय अगर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर खराब यानी कार्य करना बंद कर देता है खराब मौसम की वजह से, तो आपका सिंथेटिक एपर्चर रडार इसमें काम करता रहेगा। अच्छा, अब आप के सामने एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सर क्या हमने ये पहली बार उपयोग में लिया है? सिंथेटिक एपर्चर रडार पहले नहीं थे क्या? बिल्कुल थे हमारे पास में, लेकिन जैसे कि दुनिया की स्थिति है वैसे ही अलग अलग थे। देखिए, भारत ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिनको हम पीएसएलवी से भेजते हैं, हमारा रॉकेट है पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके द्वारा हमने बहुत सारी सीरीज हैं जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की हमने अंतरिक्ष में भेजी हैं। जैसे कि एक सीरीज है कार्टोसैट। कार्टोसैट सीरीज में लगभग 9 सैटेलाइट हम भेज चुके हैं। कार्टोसैट 1, कार्टोसैट 2। कार्टो का मतलब कार्टोग्राफी से बना है। ऐसे सैटेलाइट जो पृथ्वी का मानचित्रण करते हैं उनको कहते हैं कार्टोसैट। पृथ्वी के संसाधनों का अध्ययन करने वाली सीरीज है रिसोर्ससैट, रिसोर्सेज का जो अध्ययन करती है। ऐसे ही एक है ओशियन सैट, जो समुद्र का अध्ययन करती है। तो इन ये जितनी भी सीरीज हैं ये सब इसरो के द्वारा पहले से लॉन्च की गई हैं, और इन सब के अंदर ऑप्टिकल सेंसर सैटेलाइट यानी ऑप्टिकल सेंसर्स लगाए गए हैं। अब आप कहोगे कि सर एसएआर भी लगाया क्या हमने? बिल्कुल। हमने एक सैटेलाइट भेजा 2009 में जिसका नाम था आरआई सैट, रडार इमेजिंग सैटेलाइट। रडार इमेजिंग सैटेलाइट में पहली बार हमने सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किया, लेकिन ये सिंथेटिक एपर्चर रडार हमने अमेरिका से आयात किया था। फिर हमने 2012 में आरआई सेट फर्स्ट भेजा। यहाँ पर ध्यान रखना, आरआई सेट 2 पहले भेजा गया, आरआई सेट 1 जो है बाद में भेजा गया। और ये भारत का पहला स्वदेशी भारी एसएआर सैटेलाइट था, यानी सिंथेटिक एपर्चर रडार को स्वदेशी रूप से यहाँ पर डेवलप करके हमने भेजा है। आरआई सेट में फिर एक और 2B R1 ये सारे भेजे जा चुके हैं, जिनमें एडवांस सिंथेटिक एपर्चर रडार लगाए गए हैं। और अभी हमने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजा 04, उसमें भी एसएआर सिंथेटिक एपर्चर रडार लगा है। तो कहने का मतलब, हम यूज तो पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन दोनों ही एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर दोनों का अलग अलग उपयोग करते थे। अब हमने पहली बार एक साथ इसका उपयोग किया है, और वो भी एक गैलेक्स आई स्टार्टअप कंपनी के द्वारा ऐसा किया गया। तो ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है। अब इसका उपयोग कहां कहां पर होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जो दृष्टि सैटेलाइट है, मिशन दृष्टि, वो आपको किन किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, कहां पर क्या होने वाला है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो देखिए, डिफेंस सेक्टर में हम बात करें, डिफेंस सिक्योरिटी की बात करें, तो ये सैटेलाइट डिफेंस सिक्योरिटी में एक गेम चेंजर साबित होगा। क्यों होगा? क्योंकि कैसा भी मौसम हो, खराब मौसम हो, दुश्मन समुद्र में कैसी भी स्थिति खराब हो, दुश्मन अगर मान लीजिए कहीं पर मौजूद है, तो जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, वो अंधे हो जाते हैं एक तरीके से। लेकिन यहाँ पर फ्यूजन है, दोनों एक साथ लगे हुए हैं, तो दुश्मन की स्थिति को एग्जैक्टली पहचानना संभव होगा। हर समय हम उस पर निगरानी कर पाएंगे। फिर इसके बाद देखिए सटीक कृषि यानी प्रिसीशन एग्रीकल्चर। मानसून के दौरान जब आसमान बादलों में ढका रहता है, तब भी ये सैटेलाइट फसलों की सेहत, मिट्टी की नमी और कीटों के प्रभाव को डेटा दे सकता है। इससे किसानों को सही समय पर सलाह दी जा सकेगी। यानी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं जो कि हमारे फेवर में नहीं है, हमारी फसलों के लिए कुछ नुकसान पहुंचा रही हैं, उस समय कई बार हम डेटा नहीं दे पाते, लेकिन इसके माध्यम से डेटा हमेशा उपलब्ध रहेगा। फिर आप आ जाइए आपदा प्रबंधन। कई बार क्या होता है, बाढ़, चक्रवात, भूकंप की जो स्थिति होती है, उसमें हम ऑप्टिकल कैमरों की सहायता से डेटा प्रदान करने में सक्षम नहीं हो पाते। लेकिन अब यहाँ पर फ्यूजन के माध्यम से यानी ऑप्टोसार के माध्यम से ऑल टाइम आपको डेटा मिलेगा, तो बचाव कार्य जो है उनको सटीकता के साथ में किया जा सकेगा। फिर आप आ जाइए भारत के जैसे सड़क हैं, पुल हैं, शहरों का विस्तार है, उनका वास्तविक जो रियल टाइम डेटा है हाई रेजोल्यूशन के साथ में आपको प्राप्त होगा। सभी मौसमों में कार्य करने की क्षमता इसको विशिष्ट बनाती है। दिन और रात की निगरानी क्षमता इसको विशिष्ट बनाती है। और डेटा फ्यूजन जो कि मैंने अभी बताया, वो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जो इसे दुनिया में सबसे अलग बनाती है। अब यहाँ जैसा कि मैंने कहा कि आप कहोगे कि सर विदेशी सहायता क्यों ली गई, उसका कारण बताइए, ये इसरो ने क्यों नहीं छोड़ा? देखिए, उसका कारण ये है कि जो स्पेस एक्स कंपनी है, स्पेस एक्स कंपनी जो है वो लगातार फ्रीक्वेंटली सैटेलाइट भेजने की क्षमता विकसित कर चुकी है। और वहां एक सैटेलाइट बस की तरह भेजे जाते हैं। बस की तरह, जैसे एक बस में बहुत सारी सवारी बैठा दी जाती है, वैसे ही सैटेलाइट्स को एक साथ, बहुत सारे सैटेलाइट एक साथ छोड़ दिए जाते हैं। तो ये स्पेस एक्स के पास में दुनिया में सबसे बड़ी क्षमता है। और यही कारण है कि जो कंपनी है यानी गैलेक्स आई जो है, उसने स्पेस एक्स से कांटेक्ट किया होगा
कि भाई हमारा एक सैटेलाइट भेजना है, उसकी जो कॉस्ट है वो काफी कम पड़ी है। यानी इसरो जो है, अगर इसरो से, हालांकि इसरो जो है दुनिया में इसलिए जानी जाती है, हमारी जो अंतरिक्ष एजेंसी है, कि कम से कम लागत में हम सैटेलाइट भेजते हैं। लेकिन कई बार जो नैनो सैटेलाइट्स होते हैं, छोटे माइक्रो या मिनी सैटेलाइट्स होते हैं, वो बहुत सारे सैटेलाइट एक साथ भेजे जाते हैं। तो उस स्थिति में इनकी जो लागत है वो काफी कम हो जाती है। हालांकि इसरो ने 104 सैटेलाइट एक साथ भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन स्पेस एक्स ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है। तो कहने का मतलब, एक तो आप स्पेस बस की तरह ट्रांसपोर्टर मिशन स्पेस एक्स का काम करता है, जो ट्रांसपोर्टर मिशन है, जो एक साथ बहुत सारे सैटेलाइट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो इससे यहाँ पर लागत जो है वो कम हो जाती है। दूसरा, इसकी लॉन्च फ्रीक्वेंसी, यानी लगातार ये भेजते रहते हैं, इन मिशनों पर काम करते हैं। इसरो दूसरे बड़े मिशन में लगा हुआ है, तो ये जो मिशन है एक साथ सारे सैटेलाइट भेजना, इन पर इसरो को कई बार टाइम नहीं मिलता है। लेकिन स्पेस एक्स ने इस तकनीक को बहुत ज्यादा डेवलप किया है। एसएसएल भी हमारा, जैसे मान लीजिए हमने बना लिया है, लेकिन लॉन्च के लिए वो उपलब्ध ना हो, तो उस समय भी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। और कई बार ये होता है कि किसी विशिष्ट जो कक्षा है, स्पेसिफिक ऑर्बिट है, उसमें सैटेलाइट भेजना है और स्पेस एक्स का कोई मिशन पहले से तैयार है, तो वहां कांटेक्ट किया जा सकता है। और जो भारत की इन स्पेस है, इन स्पेस ने पहले से ही हमारी जो स्पेस पॉलिसी 2023 है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको पहले से कह रखा है कि आप अगर कॉस्ट इफेक्टिव कोई भी मिशन आपको कहीं मिल रहा है, तो आप स्वतंत्रता पूर्वक वहां कांटेक्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इसमें हमें किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं होगा। तो इन्हीं कारणों की वजह से ये सैटेलाइट वहां से भेजा गया है। अब इसके रणनीतिक महत्व की बात करें हम, हालांकि ये ध्यान रखना कि सैटेलाइट भले ही कहीं से भेजा गया है, लेकिन इसका पूरा जो कंट्रोल है, कंट्रोल वो जो है एनएसआईएल के आसपास रहेगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि सरकारी हमारी जो एजेंसी है इसरो, उसी के साथ ये वाणिज्यिक शाखा है इसरो की। तो एनएसआईएल ही इसके सारे डेटा का उपयोग करेगी। विदेश में कहीं बेचना है, कुछ करना है, तो वो एनएसआईएल के द्वारा ही किया जाएगा। अब इसका जो रणनीतिक महत्व है उसकी हम बात करें, तो देखिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें, चाइना और पाकिस्तान की हम एलओसी और एलएसी दोनों की बात करें, तो यहां पर दुश्मन पर निगरानी करने के लिए, समुद्री क्षेत्र में दुश्मन पर निगरानी करने के लिए, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व रखने वाली चीज है। और फिर दुनिया में हमने पहली बार इस कार्य को किया है, तो ये वैश्विक जो नेतृत्व है उसमें भारत की एक साख को बनाता है कि इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को पहली बार किसी देश ने डेवलप किया, वो भारत है। निजी क्षेत्र हमारा इसमें आगे बढ़ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा महत्व है। और रणनीतिक स्वायत्ता का मतलब है कि आप इस हाई रेजोल्यूशन डेटा के लिए अब किसी और पर निर्भर नहीं है। हम खुद ये डेटा जो है बना सकते हैं और बेच भी सकते हैं। आने वाले समय में कॉमर्शियल फ्लाइट्स जो हैं वो भेजी जाएंगी और डेटा को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा, ताकि दूसरे देशों को हम ये डेटा बेच सकें। तो ये है दोस्तों मिशन दृष्टि, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत ने इसमें सफलता हासिल कर ली है। यानी भारत ने पहला सैटेलाइट भेज दिया है, 9 सैटेलाइट और भेजे जाएंगे, और फिर भारत का जो ऑब्जर्वेशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सेशन को समझ पाए होंगे, आप तक जो डेटा मैं भेजना चाहता था वो भेज पाया हूँ। तो फिर से मिलेंगे एक और अच्छे सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।